जी, तो क्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने पर्सनल लेवल पे मेरे को बोला है कि सर उसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बताइए। तो देखिए, एक प्रॉब्लम उससे रिलेटेड ही। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लॉक की जगह इस बार इस फॉर्म में शेप है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं, चलो ठीक। तो यहाँ पे चार्जेस रख देते हैं Q -2Q प्लस 3Q -4Q प्लस 5Q -6Q, ठीक। और सेंटर में एक चार्ज रख दिया हमने, ये कुछ सिमिलर ही है। अगर सर्कल करते हैं तो वो क्लॉक प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। और 12 पार्ट में डिवाइड करें। तो अब हमें लॉजिकली ये चीज़ पता है, इसके नेट फोर्स निकालनी हमने इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, ठीक। तो हमें ये पता है कि एंगल इन सबके बीच में जो आएगा दैट इज 60 डिग्री। समझ रहे हैं? जो एंगल इन सबके बीच में आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो ये चार्जेस लिए Q -2Q 3Q -4Q प्लस 5Q -6Q, सेंटर में चार्ज Q, और जो एंगल बन रहा है बीच में दैट इज 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि जैसे फोर्स जो है ना, फोर्स दो चार्जेस के बीच में F है, और जितने जितनी मैग्नीट्यूड की वैल्यू दोनों के बीच में आती जाएगी उसको मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। ये क्वेश्चन जैसे जैसे करवाऊंगा आपको समझ आती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये Q है और यहाँ पे भी Q है, ठीक है। तो इनके बीच की फोर्स को मैंने F मान लिया, एक्सटेंडेड टर्म मान लिया F, ठीक है। तो इनके बीच की जो फोर्स है उसको F मान लिया। ये शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ। अगर मैं इनको फोर्स को F मान लूँ तो इसका मतलब F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। थोड़ा ब्रीफ में समझाने के लिए, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही फॉर्मूला रहेगा। तो K, क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम है, डिस्टेंस लेट अस अज्यूम सबका सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली F लिख के सॉल्व करोगे। के Q1, इन दोनों के बीच में फोर्स F इजिकल टू के Q1, Q1 कितना है, Q मान लेता है, Q2 क्या है, कैपिटल Q, और R को R ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच की फोर्स निकालनी हो, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा रहा हूं मैं। F इजिकल टू के Q1 Q2 2Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो F2 है, ये फॉर एग्जांपल F1, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू F। तो F2 की वैल्यू जो आ रही है वो 2 टाइम K Q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर आ रही है, मतलब 2 टाइम F आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं F3 की बात करूं, इन दोनों के बीच की फोर्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, 3 टाइम K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब इनकी फोर्स को मैं अगर F, और ये आ गया 3F, तो इसका मतलब मैं अगर एक को F मान रहा हूं, इसको मैं 2F मान सकता हूं, इसको मैं 3F, सिमिलरली इसको 4F 5F 6F, समझ रहे ना। तो ऐसे मान सकता हूं, मैं अज्यूम कर सकता हूं। अब देखिए, अगर मैं इसको अज्यूम कर ही रहा हूं तो मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूं कि इसके बीच में जो लगने वाली फोर्स थी, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 4F। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। इसने क्या करना है, पॉजिटिव वाले ने फोर्स यहाँ पे डायरेक्शन F आ गई ऐसे, और नेगेटिव है, नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, तो इसका मतलब ये आएगी फोर्स 4F। समझ रहे ना, इन दोनों का खत्म हो गया हिसाब किताब। F और 4F, इन दोनों का अगर कंबाइन फॉर्म में देखा जाए तो मैं सेंटर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेंटर पॉइंट बना के Q को O पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ से एक फोर्स दैट इज 5F। समझ रहे ना, ये 4F की डायरेक्शन और ये F की डायरेक्शन, टोटल कितनी हो जाएगी, 5F। सिमिलरली अब इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो 5 यहाँ पे कितनी, 5Q है, पॉजिटिव ने क्या करना है, ये बाहर की तरफ भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5F,
और -2q भी इसको सेम डायरेक्शन में भेजेगा। अगर ये भी सेम डायरेक्शन में आएगा तो ये कितना आ जाएगा 2f। समझ रहे हो ना, Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये वाली फोर्स की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2f। समझ रहे हो। फिर से एक बार देखिए, ये दो पॉइंट्स लिए, इनके बीच की फोर्स को f माना, ये दो पॉइंट्स लिए, इनके बीच की फोर्स को 4f मान लिया, क्योंकि ये 4 आ रहा है इसमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितना आ रहा होगा Q और इसमें ये 5f, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा होगा 6f। अब मेनली क्या है, डायरेक्शन देखना। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड, सिंपल। यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड, नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, इसकी तरफ आएगा इनवर्ड। समझ रहे हो। तो इसका लो 5f प्लस 2f, ये टोटल कितना हो गया 7f। ठीक, सिमिलरली ये -3q, ये +3q मीन्स आउटवर्ड, माइनस मतलब कि इसकी अपनी तरफ ही भेज रहा है। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आएगा दैट इज इक्वल टू 9f। क्लियर। अब देखिए जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, क्योंकि ये 60 था सेंटर से और ये भी 60 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो 60 60 60 60, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, और छोटे तौर पे देखा जाए तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं आगे फर्दर डिवाइड करूं, ये आ गया 5f और ये आ गया 60 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक आएगा 5f cos 60 डिग्री और दूसरा कितना आएगा 5f sin 60 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली जैसे ये 7f है, 7f के भी दो कंपोनेंट आएंगे क्योंकि ये 60 डिग्री है। फर्स्ट इज 7f cos 60 डिग्री और डाउनवर्ड क्या आएगा 7f sin 60 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 9f। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 12f cos 60 डिग्री, और हमें पता है 12f cos 60 कितना होता है 1/2। तो इसको कट किया तो हमारे पास आ गया 6f। तो इसका मतलब यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो है दैट इज 9f और यहाँ पे लगने वाली फोर्स जो है दैट इज 6f। सिमिलरली अब अगर इन दोनों का देखा जाए, इन दोनों का, ये ऊपर 5 और नीचे 7, तो इसका नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड आ गई 2f sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचा वो कितना बचा 9f माइनस 6f, तो यहाँ पे आ गया 3f। ठीक है, और डाउनवर्ड कितना बन रहा है, डाउनवर्ड बच गया √3f। तो इसका मतलब यहाँ पे एक रिजल्टेंट आ गया दैट इज f नेट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट को आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू √f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos 90। क्लियर। तो यहां पे देखिए फिर, तो f1 की वैल्यू जो आ रही है, f1 की वैल्यू f नेट आ जाएगा, f1 की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है वो कितनी है, लेट अस अज्यूम इट इज 3f। 3f का स्क्वायर मीन्स 9f²। क्लियर, 9f²। और दूसरी वैल्यू कितनी है √3f, कितनी है √3f। अगर ये √3f है तो इसका मतलब f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 का f का स्क्वायर मतलब कि 3f², और इन दोनों के बीच में एंगल 90 है तो उसको निग्लेक्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा √12f मीन्स f² मीन्स √12f, और वी कैन से 2√3f। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। अब कुछ पिथ प्रॉब्लम कर लेते हैं। पिथ बॉल प्रॉब्लम। अब देखिए पिथ बॉल प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंडुलम प्रॉब्लम भी कह देते हैं इसको, पिथ बॉल प्रॉब्लम कह देते हैं, चार्जेस की बॉल जो होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसे पेंडुलम है इस फॉर्म में, दो बॉल्स ले ली। ठीक है, सिमेट्री एंगल के साथ फॉर एग्जांपल, चलो
थोड़ा टेढ़ा बन गया पर अज्यूम कर लेना ये सिमेट्री एंगल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज वी कैन से थीटा एंड थीटा, ठीक। अगर ये थीटा थीटा एंगल बना रहे हैं और इसकी लेंथ मान लेते हैं हम L और यहाँ पे भी L और ये पॉइंट O मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी नाम दे देते हैं A एंड B और इसके चार्ज का नाम Q और इसके भी चार्ज का नाम Q, ठीक। अब ये मान लिया जाए, अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी टर्म है, इन दो पिथबॉल्स को है, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है कि टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, kg and charge small q, coulomb are suspended from a point by insulating thread each L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical, ठीक है। तो हमें चार्ज निकालने के लिए कहा जाता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में, अगर चार्ज निकालने के लिए कहा जाता है तो हमें एक लॉजिकली +1 वाली बेसिक कंसेप्ट पता चल रहा है यहाँ से देख के कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कंपोनेंट आ रहे होंगे, यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी हमारी T, ठीक है, यहाँ पे भी एक टेंशन लग रही होगी T, समझ गई ना। और ये अगर मास m था, इसका मास m था जो गिवन है, तो इसका मतलब नीचे जो लगने वाली फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू mg और यहाँ पे भी जो नीचे लगने वाली फोर्स होगी वो भी कितनी होगी दैट इज इक्वल टू mg, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद अगर ये थीटा है और ये L है तो मैं आपको एक बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये F आ गया इस बॉल पे, इस पे लगने वाली फोर्स के करके, सिमिलरली यहाँ पे भी F आएगा, ठीक है, इसके करके यहाँ पे लगने वाली फोर्स का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद अब हमने करना क्या होता है, एक ना बेसिक टर्म याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये 8th क्लास में आपने कुछ अलग फॉर्म में सुनी होगी, तो मैं उसी को ही यूज करूंगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस बेस हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। इसका लॉजिक क्या मतलब क्या है, तो यहाँ पे समझिए, इसको मैं नामकरण कर देता हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया C, ठीक है। ये नीचे परपेंडिकुलर लिया रहा है, ये नीचे परपेंडिकुलर लिया रहा है, परपेंडिकुलर लिया रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर आ रहा है, इसके मतलब सेम सेम आ रहा है, ये देखो सेम सेम। तो इसका मतलब मैंने ऊपर फोर्स लिखना है और नीचे कंपोनेंट लिखना है, mg अपॉन कंपोनेंट क्या है OC, OC उसी डायरेक्शन अलोंग द लाइन वाला। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स की वैल्यू F और इसका जो कंपोनेंट इस पे लग रहा है वो कितना है AC, 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 बेस बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और अब ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे टेंशन आ गया T अपॉन, यहाँ पे आ गई साइड साइड, मतलब साइड ही लिखनी है आपने नीचे, फोर्स अपॉन साइड फोर्स अपॉन साइड फोर्स अपॉन साइड, समझ रहे। अब ये तो हमें समझ आ गई। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें चार्ज निकालने के लिए कहा गया है तो हम इन दो चीज़ों को यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है, इन दो चीज़ों का यूज़ में लेके आते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे यूज़ में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, तो F की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी mg इंटू AC डिवाइड बाई OC, समझ रहे हो, mg AC डिवाइड बाई OC। और F की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू क्या होती है, दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स Q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन द स्क्वायर, और सेपरेशन कितनी है ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू mg AC अपॉन OC, क्लियर। तो इसका मतलब ये बना Q स्क्वायर की वैल्यू जो आई, Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC इंटू ए बी द स्क्वायर डिवाइड बाई OC, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए AC की वैल्यू, AC ये L है, तो AC जो है वो क्या बन जाएगा, ये L cos थीटा एंड दिस इज बिकम्स L sin थीटा, और ये भी L sin थीटा। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये AB की वैल्यू आ जाएगी, AB की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, AB इज इक्वल टू 2L sin थीटा, और AC की वैल्यू कितनी है L cos थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो AC की वैल्यू जो है, AC की वैल्यू L sin थीटा, तो AB की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2L, सॉरी ये OC की वैल्यू है, OC की वैल्यू है, AC की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू L sin थीटा, सिंगल वैल्यू है L sin थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L sin थीटा डिवाइड बाई L cos थीटा
इंटू ए बी द स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मीन्स 2l साइन थीटा द होल स्क्वायर। तो l के साथ l कट गया तो हमारे पास आ गया एम जी इंटू 4πε0 tan थीटा इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्यू की वैल्यू आएगी ये सारी की सारी रूट में। तो ये थी पिथबॉल की पहली प्रॉब्लम। समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट देता हूँ आपको कि डायग्राम ही बना देते हैं डायरेक्टली। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस फॉर्म में, ठीक, पिथबॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में दो ए पॉइंट और बी पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका जो मास दिया हुआ है ये m दोनों का, वो दिया हुआ 10⁻³ kg, राइट। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस दिया ये दिया हुआ 0.5 मीटर, और ये जो सेपरेशन है ये दी हुई है 0.1 मीटर एंड सेम है तो 0.1 मीटर, और ये इसका एंगल थीटा एंड थीटा, ठीक। फिर से वही टेंशन लग रही होगी T, यहाँ पे भी T, और यहाँ पे फोर्स F, और नीचे लग रहा होगा mg। सेम क्वेश्चन है, इसके चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपने, ठीक। तो इसके चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से F का जो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा है F इजिकल टू mg इंटू AC अपॉन OC लिख सकते हैं ना, AC अपॉन OC। और F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन, मतलब दोनों के चार्ज का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू mg AC अपॉन OC। समझ गए। तो 1/4πε0 की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू क्यू स्क्वायर जो हमने निकालनी है डिवाइड बाय ए बी द स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर मतलब ये ए दिया हुआ था, ए बी का स्क्वायर मीन्स 0.1 प्लस 0.1 मतलब 0.2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू m है 10⁻³ और g होता है 9.8 इंटू ए सी की वैल्यू दी हुई है, ए सी की वैल्यू ये आ गया OC, और AC की वैल्यू दी हुई है 0.1 डिवाइड बाय OC की वैल्यू OC क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, पर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू निकालनी, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर मींस 0.5 द स्क्वायर माइनस 0.1 द स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो चार्ज की वैल्यू कुछ आपको आती हुई दिखेगी 2.357 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी ट्राई करना है, ठीक है। A pithball of mass 9 × 10⁻⁵ kg carries a charge of 5 microcoulomb. What must be the magnitude and sign of the charge on the pithball B held 2 cm held directly above the pithball A such that the ball A remains stationary? ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड और साइन की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। हमने क्या निकालना है, साइन ऑफ अ चार्ज और मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी है कि पिथबॉल बी हेल्ड 2 सेंटीमीटर हेल्ड डायरेक्टली अबव द पिथबॉल ए, मतलब कि ए बॉल यहाँ पे है और बी बॉल यहाँ पे है और ये बिल्कुल उसके ऊपर पड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम मान सकते हैं, और ये कितने सेंटीमीटर ऊपर है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो लग रहा होगा फोर्स दैट इज mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि इस बॉल को m1g मान लेते हैं, m1g, ठीक है। और ये m2g जो कि हमें पता ही नहीं है, तो इसका मतलब f की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू m1g आ गई, ठीक है। और f की वैल्यू क्या होती है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और r कितना है यहाँ पे, r सेपरेशन जो है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 × 10⁻⁻2 द होल स्क्वायर। क्लियर। विच इज इक्वल टू m1g, और m1 की वैल्यू दी हुई है 9 ×
-5 इंटू जी की वैल्यू लेट अस अज्यूम इट इज 9.8। तो यहाँ पे Q1 Q2 गिवन है, Q1 Q2 कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। एक की यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम में दी हुई है। Q2 अपॉन 4 इंटू 10⁻4 इक्वल टू 9.8 इंटू 9 इंटू 10�5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर है आता हुआ लगेगा 7.84 पिको कूलम। तो ये बिल्कुल बेसिक सा स्टेटमेंट उठा ली। अगर आप करना चाहते इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे। इस वैल्यू इसमें आप वैल्यू पुट कर देते mg 4πε0 tan थीटा 4l² sin थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाती, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करते, थीटा 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा आपको। sin 91 tan 90 इन्फानाइट, ठीक, अगर वो दो सेम चार्जेस होते। पर इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये एंगल में दिया नहीं गया, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक ना कंपटीशन में पूछा हुआ टर्म है, ठीक है। तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स सीपीएस की बुक में से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, वो ट्राई जरूर करना, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पिथ बॉल से रिलेटेड। चलो एक प्रॉब्लम देखिए और, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे दिया हुआ है, ये आ गया आपका θ1 और ये आपका आ गया θ2, लेट अस अज्यूम। यहाँ पे एक बॉल है। अब ये जो मासेस है ना, मासेस हम अलग अलग मान लेते हैं। एक का मास m1 है और चार्ज q है, इसका मास m2 है और चार्ज सेम है q, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m1 जो है दैट इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। m1 का मास ग्रेटर है m2 से। तो आपको एक जनरली ऐसे ऑप्शन दी जाए कि θ1 ग्रेटर देन θ2 आएगा, अगर ऐसा हो। बी ऑप्शन दी जाए θ1 इक्वल टू θ2 आएगा। सी ऑप्शन दी जाए θ1 लेस देन θ2 आएगा। तो आप क्या आंसर लगाओगे? अपनी स्क्रीन को पॉज करो और सोचो 2 मिनट। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है θ1 शुड बी लेस देन θ2 होगी। वो क्यों? क्योंकि ये जो मास है ये हैवियर मास है। ये अगर हैवियर मास है तो ये इसको इस तरफ करेगा और लाइटर मास को दूर फेंकेगा। अगर ये इसको नीचे की तरफ करेगा तो इसका मतलब ये जो एंगल बनना शुरू हो जाएगा वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, वो छोटा एंगल बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब θ1 शुड बी लेस देन θ2। अब देखिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पिथबॉल के। तो यहाँ पे इस फॉर्म में क्वेश्चन है कि हमारे पास फिर से वैसे ही पिथ बॉल प्रॉब्लम स्टेबल और अनस्टेबल के ऊपर, कि यहाँ पे एक बॉल ऐसे है और एक बॉल इस फॉर्म में है। इसका चार्ज Q, मास M और इसका चार्ज भी Q और मास M, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि ये दोनों थीटा एंगल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे ये जब 45 डिग्री पे थे, 45 डिग्री पे थे, तो ये इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। जब ये 45 डिग्री पे थे, व्हेन इट इज एट 45 डिग्री, तो ये इक्विलिब्रियम पे थे। कैसे थे? इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने कहा कि इसको मैंने डिस्प्लेस करवाया। इफ थीटा इज डिस्प्लेस्ड टू 60 डिग्री, इफ थीटा इज डिस्प्लेस्ड टू 60 डिग्री एंड देन रिलीज्ड, और इसको क्या कर दिया, थीटा को 60 डिग्री पे लेके गए एंड देन रिलीज्ड। तो हमने यहाँ पे पूछना है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ मास m, एक्सेलेरेशन निकालना आपने मास m का। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन वन, जो सिचुएशन वन है वो क्या दी हुई है कि हमारे पास ऐसे एक बॉल है जिसका चार्ज Q, मास M,
यहाँ पे एक बॉल है जिसका चार्ज क्यू मास m, ठीक है, मान लिया जाए, और ऐसे दिया गया हुआ है ये 45 डिग्री पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, 45 डिग्री वाली इक्विलिब्रियम पे है, ये भी 45 पे है, ठीक है, और इसकी लेंथ l, यहाँ पे l, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये l है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी दैट इज l cos 45, l sin 45, l sin 45 मीन्स l बाय √2, और ये भी l बाय √2, समझ ना, l sin 45, l sin 45, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया l sin 45, l sin 45, 2l sin 45, तो 2l बाय √2 मीन्स √2l टोटल, ये बन गया आपका। यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q स्केयर अपॉन R स्केयर, और R कितना है यहाँ पे, R इज सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस √2l द होल स्केयर, क्लियर, ये F की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे नीचे जो कंपोनेंट लग रहा है, इसके नीचे जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg, क्या लग रहा होगा mg, तो इसका मतलब ये जो mg की वैल्यू है, mg की वैल्यू डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे, तो mg की वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं k Q स्केयर अपॉन 2l स्केयर, समझ रहे हो, k Q स्केयर अपॉन 2l स्केयर, और k Q स्केयर की वैल्यू अपॉन l स्केयर की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2mg, इसको हमने नाम दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब सिचुएशन 2 की बात करें, मैंने दो फोर्सेस को इक्वल कर दिया, F अपॉन mg, मतलब F इक्वल टू mg आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाया गया, सिक्सटी डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। यहाँ पे इसका मतलब टेंशन आ गई, ठीक है, छमछम आ गया, तो यहाँ पे आ गया mg, यहाँ पे भी आ गया mg। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी जो कंपोनेंट की वैल्यूज बन रही होंगी, अब कुछ ऐसे बन रही होंगी, ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग एंगल बन जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 डिग्री, क्लियर। तो उसके बाद सॉरी ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बनेगा, मेरे हिसाब से तो 30 डिग्री बनना चाहिए। अब यहाँ पे इसका मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे भी देखिए ये भी 60 डिग्री बनेगा, सेम ही है, एक ही उठा देते हैं, ठीक है, तो ये अगर L था, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास L साइन 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी L साइन 60 डिग्री, समझ रहे हो। तो यहाँ पे mg है तो g है यहाँ पे, तो g के भी कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, g जो है वो दो पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, एक आ जाएगा यहाँ पे g, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं है, चलो बना दिया अब तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी F, उसकी वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 मीन्स Q स्केयर अपॉन R स्केयर, R कितना है यहाँ पे 2L साइन थीटा द होल स्केयर, 2L साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का होल स्केयर, और ये बन जाएगा K Q स्केयर अपॉन 2L स्केयर साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्केयर, समझ रहे हो, √3/2 का होल स्केयर। तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास K Q स्केयर बाय 2L स्केयर इंटू 3/4, ठीक है, तो ये बन जाएगा K Q स्केयर बाय 2K Q स्केयर बाय L स्केयर, ठीक है, और ये F के इक्वल है, समझ रहे हैं, ये वाला भी F है और ये भी F है, ठीक है, K Q स्केयर बाय L स्केयर, तो यहाँ पे ये F/2 और ये F है, तो इसको अगर आप कोरिलेट करोगे, इसको नीचे ले जाते हैं,
सॉरी यहाँ पे आपका जो आना था वो आना था एफ इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L² साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बार 4 आना था, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तो ये छमछम पूरा हो जाना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो आएगी आपकी के क्यू स्क्वायर अपॉन 3L², समझ रहे हैं, 3L²। तो f की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर अपॉन 3L²। अब यहाँ पे देखिए प्यारी सी टर्म के क्यू स्क्वायर अपॉन 3L² मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन 3L² इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो के क्यू स्क्वायर अपॉन L² था वो किसके इक्वल था, 2mg। तो 2mg डिवाइड बाई 3, समझ रहे हो, क्योंकि के क्यू स्क्वायर बाई L² मीन्स 2mg डिवाइड बाई 3, समझ गए। अब यहाँ पे ये टर्म समझ आ गई हमें। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा था ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है, अब ये जी का 30 डिग्री है, तो ये आ गया जी कॉस थीटा, मतलब जी कॉस 30 डिग्री, समझ रहे हो। और यहाँ पे सिमिलरली ये जी साइन थीटा, यहाँ पे जी साइन 30 डिग्री, समझ रहे हो। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये √mg था, √mg, हाँ। तो ये जी साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो f है, f जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो f है, ये वाला जो f है, इसकी वैल्यू यहाँ से अगर ध्यान से देखें, ये f की वैल्यू जो आई है यही तो आई है, f इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 3L² विच इजिकल टू mg अपॉन 3। तो इसका मतलब ये f, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये 90 है और ये 30 डिग्री बन गया, ये 30, ये 90, ये पूरा 180 डिग्री, 30 60 30, तो इसका मतलब ये भी छमछम क्या आ गया, 60 डिग्री। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का नहीं है, पर इसको आप 2-3 बार देखो, स्क्रीन को क्वेश्चन द्वारा रिपीट करके देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, और एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2mg बाई 3 कॉस 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे जी कॉस 30 डिग्री, और ऊपर लिख सकता हूँ ये वाला जी कॉस 30 डिग्री, और ऊपर लिख सकता हूँ 2mg कॉस 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, इस पॉइंट पे चार्ज क्यू है। तो इसका मतलब जो एक्सेलेरेशन आ रही है, एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन आएगी जो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक्सेलेरेशन की बात करूँ तो ये जी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ जी, mg काट देते हैं। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन नेट की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि ये इसी फॉर्म में ये एक्सेलेरेट करेगा, क्योंकि एक्सेलेरेट कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर गया, तो इसका मतलब ये बन जाएगी वैल्यू जी कॉस 30 डिग्री माइनस 2g कॉस 60 डिग्री बाय 3, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको आता हुआ दिखेगा g cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 2g cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 3 2 2 कट जाएगा। तो ये g ब्रैकेट √3/2 माइनस 1/3, दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर इसको ट्राई करना जरूर जी। थैंक यू।